हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग घटना चक्र के करंट अफेयर्स का पॉइंटर देख रहे हैं, जिसमें 23 मई 2025 से 15 जून 2026 तक के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। ये वार्षिक संक्षिप्त संकलन है इसका। तो ये आने वाले आपके किसी भी स्टेट एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम में कोई भी आपका एग्ज़ाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जहाँ पे भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके पहले मैंने इसका एक पार्ट कंप्लीट करा दिया है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। जैसा कि हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में देख रहे हैं, तो इसका मैंने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया है, यह हमारा सेकंड पार्ट है। इसी प्रकार हम सारे पार्ट्स को कवर करते जाएंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाती दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा कंसंट्रेशन 1 घंटे से ऊपर नहीं रहता है, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ाई करें, वही बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। इसके पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इसके पहले बाद हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पेज नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेला सम्मेलन ICM 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन IMC का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन की मेज़बानी किस संस्था ने की? इस सम्मेलन की मेज़बानी राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने की। आगे है, भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? तो भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। आगे है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 CAA के तहत असम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है? तो पहली विदेशी महिला दीपाली दास बनी है। आगे है, दीपाली दास मूल रूप से किस देश में जन्मी थी? तो ये बांग्लादेश में जन्मी थी। आगे है, सरकार ने किसकी टेलीविज़न रेटिंग अंक रिपोर्ट को निलंबित किया? तो समाचार टीवी चैनलों के रिपोर्ट को निलंबित किया। आगे है, निलंबन कितने समय के लिए है? तो ये निलंबन 4 सप्ताह के लिए है। आगे है, निलंबन का मुख्य कारण किनको रोकना है? तो निलंबन का मुख्य कारण इजराइल ईरान संघर्ष के सनसनीखेज अटकलबाजी को रोकना है। आगे है, भारतीय रेलवे ने किस ऐप मॉड्यूल को जारी किया? तो भारतीय रेलवे ने साइन ऐप मॉड्यूल को जारी किया। साइन का पूरा नाम क्या है? सशक्तिकरण हेतु यौन उत्पीड़न घटना की अधिसूचना। आगे है कि जल मिशन 2.0 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब तक बढ़ा दिया? तो ये दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया। आगे है, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग किस संस्करण पर आयोजित किया गया? तो ये 11वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? इसका आधिकारिक थीम है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय MEA द्वारा किस प्रमुख थिंक टैंक के सहयोग से किया जाता है? तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के शुभंकरों के क्या नाम है? तो जनगणना 2027 के शुभंकरों का नाम प्रगति और विकास है। प्रगति महिला जनगणनाकर्ता और विकास पुरुष जनगणनाकर्ता है। आगे है, जनगणना 2027 पहली बार किस माध्यम से होगी? तो यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। आगे है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसकी उपस्थिति में हुआ? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हुआ। आगे है, यह किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की योजना है? तो ये दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। आगे है, यह योजना किस पुरानी योजना का विस्तार और पुनर्गठन है? तो यह दिल्ली लाडली योजना का विस्तार और पुनर्गठन है। नेक्स्ट है, योजना में दिल्ली की पात्र बालिकाओं को कितने समय तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है? तो जन्म से उच्च शिक्षा तक का प्रावधान है। आगे है, बीज अधिनियम संशोधित कीटनाशक अधिनियम जल्द लागू करने की घोषणा किसने की? तो ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
आगे है, इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य किसानों को नकली घटिया बीज और कीटनाशक से सुरक्षा। आगे है, बीज अधिनियम 2026 किस पुराने कानून को बदलने जा रहा है? तो ये बीज अधिनियम 1966 को बदलने जा रहा है। नेक्स्ट है, संशोधित कीटनाशक अधिनियम किस पुराने कानून को संशोधित करेगा? ये कीटनाशक अधिनियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 को संशोधित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है, मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह को नियुक्त किया गया। आगे है, न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान की नियुक्ति किसके इस्तीफे की बाद हुई? तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान की नियुक्ति न्यायमूर्ति अजय लांबा की इस्तीफे की बाद हुई। आगे है, किस आयु की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण शुरू किया गया। HPV का पूरा नाम क्या है? इम्यूनो पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट है, HPV टीकाकरण कार्यक्रम किस बीमारी के विरुद्ध है? ये सर्वाइकल कैंसर की बीमारी के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना कितने राज्यों में शुरू की? तो ये 4 राज्यों में शुरू की। इसमें राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम है। आगे है, परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? परियोजना का मुख्य लक्ष्य है 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मौतों में 50% की कमी। आगे है, भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये अगरतला, त्रिपुरा में शुरू किया गया। आगे है, अटल नवाचार मिशन किस प्रमुख संस्था के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये नीति आयोग संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। आगे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्य द्वारा AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किस संस्था का सर्वोच्च सम्मान है? ये इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने किसके लिए नया रेटिंग ढांचा दिया जा रहा है? तो ये डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया रेटिंग ढांचा जारी किया। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो HCL प्रचंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। आगे है, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया। आगे है, गोधन समागम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो गोधन समागम कार्यक्रम लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। आगे है, गोधन समागम 2026 का उद्देश्य क्या है? पशुओं और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना। आगे है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकों का गोकुल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 63 दूध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे है, नंद बाबा पुरस्कार के लिए कुल कितने लाभार्थियों का चयन किया गया? तो नंद बाबा पुरस्कार के लिए 49 लाभार्थियों का चयन किया गया। देखिए, याद रखिएगा, गोकुल पुरस्कार के लिए 63 उत्पादकों का चयन किया गया, जबकि नंद बाबा पुरस्कार के लिए 49 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आगे है, देश के आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये वेरावल, गुजरात में हुआ है। आगे है, यह एक्सेस पास किसके लिए अनिवार्य है? ये यांत्रिक और बड़े मोटर चालित जहाज़ों के लिए अनिवार्य है। आगे है, प्रहार नीति किस मंत्रालय ने जारी किया? तो प्रहार नीति गृह मंत्रालय ने जारी किया। आगे है, प्रहार क्या है? तो प्रहार राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति है। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलने की मंजूरी दी? तो केरल राज्य का नाम बदलने की मंजूरी दी। आगे है, नए नाम क्या होगा केरल का? केरल का नया नाम केरलम होगा। आगे है, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में की जाएगी। आगे है, यह केंद्र किस क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्थापित किया जाएगा? तो ये
वैमानिकी और रक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्थापित किया जाएगा। आगे है, यह उत्कृष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ये फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। आगे है, भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? यह मद्रास विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। आगे है, यह प्रयोगशाला किन क्षेत्रों की भाषाओं को संरक्षण पर विशेष जोर देगी? तो ये नीलगिरी और पश्चिमी घाट की जनजाति बोलियों पर विशेष ध्यान के संरक्षण पर विशेष ध्यान देगी। आगे है, यूनेस्को के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं विलुप्त प्राय श्रेणी में हैं? तो 197 भाषाएं विलुप्त प्राय श्रेणी में है। आगे है, देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? यह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आगे है, यह संग्रहालय किस विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित होगा? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान में स्थापित की जाएगी। आगे है, नई दिल्ली में किसका पहला लीगल गेटवे ऑफिस शुरू हुआ? तो यूरोपीय संघ का EU का पहला गेटवे ऑफिस नई दिल्ली में शुरू हुआ। आगे है, यह गेटवे कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में नौकरी और शिक्षा के अवसर हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा? तो 27 सदस्य देशों में नौकरी और शिक्षा के अवसरों हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मिशन के तहत जिला स्तर पर पांडुलिपि डिजिटलीकरण शुरू किया? तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत। आगे है, ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल है? यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल है। आगे है, भारतीय खाद्य निगम FCI ने वैश्विक भूख राहत हेतु 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे है, भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत मंडपम में किया गया। आगे है, इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 किन 3 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है? तो यह लोग, ग्रह और प्रगति पर आधारित है। आगे है, यह किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख पहल है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख पहल है। आगे है, शिखर सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से अपनाई गई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन अनुमोदन किया? तो 92 देशों ने इसका समर्थन और अनुमोदन किया। आगे चलते हैं। आगे है, डाक विभाग ने किस विषय पर 8 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया? तो भारत की कठपुतली विषय पर 8 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया। आगे चलते हैं। आगे है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी। आगे है, यह सुरंग कहाँ बनेगी? यह सुरंग असम में बनेगी। नेक्स्ट है, सुरंग की लंबाई कितनी है? तो सुरंग की लंबाई 15.79 किलोमीटर है। आगे है, बायोफेज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया। आगे है, बायोफेज 2026 में भारत को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया। आगे है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को 45वां स्थान मिला। आगे है, इस इंडेक्स में लगातार चौथे वर्ष किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये USA ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया। आगे है, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश रहे? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर फिनलैंड और सिंगापुर रहे। आगे है, उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर OSA सुविधा किन कंपनियों की संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, परियोजना कहाँ विकसित की जा रही है? ये परियोजना ग्रेटर नोएडा में विकसित की जा रही है। आगे है, केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और
ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने किसके गठन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण FNTA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में से किसका प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है? तो 8 नागा जनजातियों का। आगे है एयरबस ने किस विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसका उद्घाटन किया। आगे है भारत में ऊन उत्पादन में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो भारत में ऊन उत्पादन में सबसे ऊपर राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है भारत में कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना योगदान है? तो लगभग 48% योगदान है राजस्थान का ऊन उत्पादन में। आगे है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? दूसरे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जिसका लगभग 23% योगदान है। आगे है ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन ओडिशा के किस शहर में किया गया? तो ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में भारत में यह प्रथम बार आयोजन इसका हुआ। आगे है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह झज्जर हरियाणा में किया गया। आगे है अदानी पावर ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए किस नई सहायक कंपनी का गठन किया? तो अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड का गठन किया। आगे है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। आगे है रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निर्यात घटक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है? तो ये सेवा निर्यात ने। आगे है इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वस्तु निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा? USA रहा। आगे चलते हैं भारत का पहला AI शहर कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। आगे है वर्ष 2024-25 में भारत का जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया था? तो भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 929 हो गया। आगे है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में यूमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आगे है मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? तो मणिपुर में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, किमगेन और लोसी दिखो ने। आगे है भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया? तो ये NTPC ने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL और अस्गो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया। यह ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पदुम का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आगे है किस राज्य ने मानव वाहक ड्रोन एम्बुलेंस विकसित करने की घोषणा की? तो ये आंध्र प्रदेश ने घोषणा की। आगे है नीति आयोग द्वारा राज्य समर्थन वितरण के तहत तीसरा क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला त्रिपुरा में। आगे है कितने पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह क्षेत्रीय संवाद था? यह 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय संवाद था। आगे है सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद पर केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण बनने का निर्देश दिया? तो ये पेरियार नदी को। आगे है यह विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। आगे है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये सुनेत्रा पवार ने ली। आगे है पटना पश्चिम विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा वेटलैंड बना? ये 11वां वेटलैंड बना। पटना पश्चिम विहार से आप पटना को बिहार से रिलेट मत करिएगा, ये यूपी में है दोस्तों। आगे है महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये अजित पवार का। आगे है विमान हादसा कहाँ हुआ था? ये बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ था। आगे है अजित पवार किस प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से जुड़े थे। आगे है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया।
आगे है अमित शाह ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किन व्यक्तियों को प्रदान किया? तो ये शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, रश्मि आर्य और सुधांशु सिंह तथा डॉक्टर हरिओम पवार को प्रदान किया गया। आगे है भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? यह गोवा में हुआ। आगे है इस कार्यक्रम में कितने देशों ने प्रतिनिधित्व एकत्र हुए? तो 125 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। आगे है मत्स्य विभाग ने किस जगह स्मार्ट फिशर हार्बर को मंजूरी दी? तो ये माया बंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे है भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में हुआ। आगे है यह महोत्सव किस विषय पर आधारित है? यह संवाद और समाज संस्कृतियों का विषय है। आगे है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया। आगे है ये नए नियम कब से पूर्ण रूप से लागू होंगे? ये 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे। आगे है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 किस पुराने नियम की जगह लेंगे? ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का जगह लेंगे। आगे है ये नियम किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए? ये पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए। नेक्स्ट है नए नियम के अनुसार अपशिष्ट को किन 4 भागों में अलग अलग करना अनिवार्य है? तो गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट को अलग अलग करना अनिवार्य है। आगे है किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को भारत का पहला AI सक्षम प्रायोगिक मॉडल बनाया गया। आगे है देश का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? यह बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ? ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। आगे है इस वर्ष साझेदार देश कौन है? तो इस वर्ष साझेदार देश हैं मिस्र। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। आगे है फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किस तरह के सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो ASTM D 6954 मानक अनुरूप ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। आगे है यह फैसला किन स्कूलों पर लागू होगा? तो ये सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। आगे है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाई सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये सबसे सुरक्षित शहर चिंगदाओ चीन है। इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से शहर हैं? इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर आबू धाबी UAE और तीसरे स्थान पर दोहा कतर है। आगे है इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलौर है, कर्नाटक का। यह 46वां स्थान है इसमें। आगे है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय कंट्री 2026 के अनुसार विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE है। आगे है इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 70वें स्थान पर है। आगे है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के लिए ढांचा तैयार करने हेतु किस संस्था ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। आगे है 15 स्तरीय इस उच्च स्तरीय समिति में के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है डॉक्टर MS साहू। आगे है 26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आगे है गणतंत्र दिवस 2026 समारोह की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु वंदे भारत के 150 वर्ष थी। आगे है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन। आगे चलते हैं
तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार किसे मिला? तो ये राष्ट्रीय नौसेना को मिला। आगे है, किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता, जिसमें गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। आगे है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश राज्यपाल आवास का नया नाम जन भवन रखा गया। आगे है, संस्कृति मंत्रालय ने कितनी वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृति पांडुलिपि भेंट की? तो 233 वर्ष पुरानी। नेक्स्ट है, यह दुर्लभ पांडुलिपि किस संग्रहालय को भेंट की गई? यह अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या को भेंट की गई। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो अटल पेंशन योजना को जारी रखने की मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। आगे है, लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया? तो ताज़ा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल के मामले में लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया। आगे है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ ने क्या लक्ष्य हासिल किया? तो नगर पालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया। आगे है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो नितिन नबीन ने। नेक्स्ट है, किस आयु में कार्यभार संभालने वाले वह भाजपा के अब तक सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ये 45 वर्ष के आयु में। आगे है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थापित किया है। आगे है, इस रोबोट में घुसपैठियों की पहचान के लिए कौन सी तकनीक लगी? इसके लिए फेक रिकॉग्निशन सिस्टम FRS लगी। आगे है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो ये उड़ीसा सरकार ने। आगे है, पहला नमो पुस्तक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक का शुभारंभ किसने किया? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। आगे है, इस सूचकांक में नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक जवाबदेही पर कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? 154 देशों का मूल्यांकन किया गया। आगे है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? भारत का 16वां स्थान है। आगे है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर सिंगापुर है। आगे है, डॉल्फिन के दूसरे रेंज वाइड आकलन का अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। नेक्स्ट है, दूसरे चरण में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? दूसरे चरण से ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदियों सुंदरवन और उड़ीसा शामिल होंगे। आगे है, भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नॉर्थ बे, अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। आगे है, परियोजना में कौन सी तकनीक लाई गई? तो परियोजना में पिंजरा आधारित समुद्री मछली पालन ओपन सी केस लाई गई। नेक्स्ट है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया गया? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। चलते हैं आगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इसको संबोधित किया। इससे पूर्व इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? इससे पूर्व यह सम्मेलन 1961, 1985 और 2015 में हुआ था। आगे है, विधानसभाओं विधान परिषद के सचिवों का 62वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। आगे है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CASPO का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, 28वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आगे है, सम्मेलन में कितने राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया? तो 53 राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों ने भाग लिया। आगे है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रतिबंध सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की? तो भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी मेजबानी की। आगे है, सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
अगर है आगे है असम डान बॉस्को यूनिवर्सिटी ने क्या लॉन्च किया, तो अपना पहला सैटेलाइट लाचित 1 लॉन्च किया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पतंग उड़ाने वाले जर्मन नेता कौन थे, तो ये फ्रेडरिक मर्ज थे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव वर्ष 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल किसके लिए है, यह एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा के लिए है। आगे है तीसरे भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन किसने किया, यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। आगे है यह पुस्तक किस विषय पर आधारित थी, यह पुस्तक भारतीय सेना इतिहास शौर्य और ज्ञान @ 75 पर आधारित थी। आगे है इस मेले में कितने देशों के प्रकाशकों ने भाग लिया, तो 35 से अधिक देश के प्रकाशकों ने भाग लिया। नेक्स्ट है कौन सा देश इस वर्ष विशिष्ट अतिथि था, तो कतर देश इस वर्ष विशेष अतिथि था। आगे है इस वर्ष फोकस देश कौन था, स्पेन था। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा किसने की, तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। आगे है बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य कब तक भारत को विवाह मुक्त बनाना है, वर्ष 2030 तक। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से शुरू किया गया। आगे है AIF कृषि अवसंरचना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को पुरस्कृत किया गया, ये उत्तर प्रदेश राज्य को पुरस्कृत किया गया। आगे है भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया, यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट है सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो भारत विश्व का पहला देश बन गया है। आगे है बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तो किसी अवशेष और अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सड़क निर्माण में 15% बायो बिटुमेन मिश्रण में भारत सालाना कितनी विदेशी मुद्रा बचा सकता है, भारत लगभग 4 करोड़ विदेशी मुद्रा बचा सकता है। नेक्स्ट है सड़क निर्माण में 15% बायो बिटुमेन मिश्रण से भारत सालाना कितनी विदेशी मुद्रा बचा सकता है, तो लगभग 4000 करोड़ रुपए। आगे है भारतीय अपशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है, तो उदय है। आगे है उदय शुभंकर को जारी करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आधार सेवाओं की जानकारी को सरल और सुलभ बनाना। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो नीलकंठ मिश्रा है। आगे है अभ्युदय 3 तकनीकी हिंदी संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर में हुई। आगे है संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग बढ़ाना। आगे है आवाज़ के जुगनू द वॉइस मास्टर्स ऑफ इंडिया पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा शुरू की गई। आगे है आवाज़ों के जुगनू का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आवाज़ों के जुगनू का मुख्य उद्देश्य है भारत की मशहूर आवाज़ों का दस्तावेजीकरण और सहेजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये गुवाहाटी असम में हुआ। नेक्स्ट है किस राज्य ने 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की, तो ये असम ने की। आगे है इस आयोग के प्रमुख कौन है, तो इस आयोग के प्रमुख है सुभाष चंद्र दास। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने नया लोगो और शुभंकर अपनाया, तो ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनाया। आगे है मंत्रालय के शुभंकर का क्या नाम है, तो मंत्रालय के शुभंकर का नाम सांख्यिकी है।
आगे है तंबाकू उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क और मसाला पान पर नया उपकर कब से लागू होगा? तो ये 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। नए कर एवं उपकर की जगह किसकी जगह लेंगे? तो ये वर्तमान क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेंगे। आगे है 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट आदि पर जीएसटी कितना होगा? तो ये 40% होगा। नेक्स्ट है जबकि बीड़ी पर कितनी जीएसटी लगाई गई है? तो बीड़ी पे 18% जीएसटी लगाई गई है। नेक्स्ट है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह ने किया, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है। आगे है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे है सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया गया। आगे है वर्ष 2025 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी रिकॉर्ड वृद्धि हुई? तो ये लगभग 44.5 मेगावाट वृद्धि हुई। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 2025 पर कितनी हो गई? तो 2025 में यह 132.85 मेगावाट हो गई। आगे है नवंबर 2025 तक पवन ऊर्जा को स्थापित करने की क्षमता कितनी हो गई? यह लगभग 54 वाट हो गई। नेक्स्ट है नवंबर 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई? तो ये कुल स्थापित क्षमता 262.74 गीगावाट हो गई। आगे है लैंड टैग का शुभारंभ किसने किया? तो लैंड टैग का शुभारंभ डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने किया, जो ग्रामीण विकास और संचार मंत्री हैं। आगे है लैंड टैग किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? या डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। आगे है मुख्य सचिवों पर 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ। आगे है सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में बदलाव से संबंधित अपने पूर्व फैसले पर रोक लगा दी? तो ये अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से संबंधित अपने पूर्व फैसले पर रोक लगा दी। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया? तो केंद्र सरकार तथा राजस्थान, गुजरात और एनसीटी दिल्ली तथा हरियाणा को नोटिस जारी किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? ये लखनऊ में। आगे है किस अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो ये पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 10वीं जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। आगे है विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो ये राष्ट्रपति को स्वीकृति 20 दिसंबर 2025 को मिली। आगे है विधेयक का पूरा नाम क्या है? तो विधेयक का पूरा नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 है। आगे है 1 जुलाई 2026 को इसने किस अधिनियम को प्रस्तावित किया? तो इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित किया। आगे है नए अधिनियम में कम से कम कितने देशों के रोजगार की गारंटी है? तो कम से कम 125 दिन के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी है। आगे है यह गारंटी किसके लिए है? तो ये गारंटी ग्रामीण परिवारों के लिए है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये डिब्रूगढ़ असम में रखी। आगे चलते हैं इस उर्वरक संयंत्र का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इस उर्वरक संयंत्र का विकास असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट है शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की कार्यक्रम किसके जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला बड़े स्तर का किसान केंद्रित क्रेडिट कार्ड मॉडल किसने शुरू किया? ये IIT रुड़की ने शुरू किया। नेक्स्ट है इसके माध्यम से किसान वैज्ञानिक रूप से सत्यापित कार्बन क्रेडिट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे, तो अप्रत्यक्ष आय के आधार पर। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए किसानों की कौन सी पद्धतियाँ अपनानी होगी? तो जलवायु अनुकूलन पद्धतियाँ अपनानी होगी।
आगे है, किसे केंद्रीय सूचना आयोग CIC के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को CIC का मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। आगे है, कितने नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? 8 नए के सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आगे है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, पंकज चौधरी किस लोकसभा सीट से 7वीं बार सांसद बने हैं? तो ये महाराजगंज सीट से, सॉरी है, आगे है, ये क्वेश्चन छूट गया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया। नेक्स्ट है, पंकज चौधरी किस लोकसभा सीट से 7वीं बार सांसद हैं? तो ये महाराजगंज सीट से 7वीं बार सांसद सदस्य हैं। आगे है, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार नितिन नवीन ने संभाला है। नेक्स्ट है, नितिन नवीन किस सीट के विधायक थे? तो ये बांकीपुर बिहार की। आगे है, वर्तमान में नितिन नवीन किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? ये बिहार राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। आगे चलते हैं। वर्ष में सर्वश्रेष्ठ राज्यसभा सांसद का पुरस्कार किसे दिया गया? ये संजय सिंह जो आम आदमी के पार्टी के हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ राज्यसभा सांसद पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, संजय सिंह को यह अवार्ड किस संस्था या समूह ने दिया? तो ये लोकमत मीडिया समूह महाराष्ट्र ने दिया। नेक्स्ट है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसद का पुरस्कार किसे मिला? ये जगदम्बा पाल को मिला, जो भाजपा के हैं। आगे है, किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया? तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड को नामित किया गया केंद्रीय क्लस्टर सेंटर। आगे है, यह मान्यता भारत सरकार के किस मिशन के तहत प्रदान की गई? तो ये ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्रदान की गई। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे है, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने किस क्षेत्र को विकसित करने की अधिसूचना जारी की? तो ये ग्रेट ब्रिटेन द्वीप विकास क्षेत्र को विकसित करने की अधिसूचना जारी की। आगे है, इसके कारण किन आदिवासी समुदायों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो ये सोमपेन और निकोबारी आदिवासी समूहों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। आगे है, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में वित्तीय अनियमितताओं और खराब गुणवत्ता संबंधी सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लगभग 48% शिकायतें दर्ज की गई हैं। आगे है, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, मारिया कोरेना मचाडो की ओर से नोबेल पुरस्कार किसने ग्रहण किया? तो उनकी बेटी एना कोरेना सोसा ने। आगे है, ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा कौशल परिषद AIESC की तीसरी बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने का आशय पत्र दिया गया? ये न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने किस विधेयक को पारित किया? तो ये स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को पारित किया। आगे है, यह विधेयक किस पर उपकर लगाने का प्रस्ताव करता है? तो ये पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर कर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गणना 2027 के लिए कितने रुपए बजट मंजूर की है? तो जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी की है। आगे है, यह गणना इस श्रृंखला की कौन सी है? यह 16वीं गणना है। स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी गणना है? तो ये स्वतंत्रता के बाद 8वीं गणना है, 8वीं जनगणना है। नेक्स्ट है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ
की गई? ये नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है, इस सत्र में भारत की किस अमूर्त विरासत को शामिल किया गया? तो दीपावली को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई? तो भारत की 16 अमूर्त विरासतें हो गई। नेक्स्ट है, इस सत्र की मेज़बानी के लिए नोडल एजेंसी कौन थी? तो ये संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी थी। आगे चलते हैं। आगे है, लक्षद्वीप में पहले निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर पर हुआ। आगे है, नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना विद्युतीकरण हो चुका? तो ये 99.2% विद्युतीकरण हो चुका है। नेक्स्ट है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 किस मंत्रालय ने तैयार किया? तो ये पत्तन पोर्ट परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने किया। आगे है, कोल सेतु नीति को किसने मंजूरी दी? तो कोल सेतु नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी। नेक्स्ट है, इस नीति के तहत कोयला लीकेज धारण कितने कोयला निर्यात कर सकते हैं? तो 50% तक कोयला निर्यात कर सकते हैं। आगे है, पहली राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे है, भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री बोट व्यावसायिक संचालन शुरू किया? तो ये नमो घाट वाराणसी में पहला स्वदेशी हाइड्रोजन सेल से चलने वाली यात्री बोट का व्यावसायिक संचालन शुरू किया। नेक्स्ट है, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 शिखर सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक क्या था? तो इस संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक भारत रूस विश्वास और पारंपरिक सम्मान पर आधारित एक समय परीक्षित प्रगतिशील साझेदारी। नेक्स्ट है, पुतिन की यात्रा के दौरान कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 100 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार। आगे है, अर्थ समिट 2025 कहाँ संपन्न हुई? ये गांधीनगर गुजरात में हुई। नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम अब तक कुल कितने गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्र पूरा हो चुका? तो ये 6.23 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्र पूरा हो चुका। नेक्स्ट है, भारत अंटार्कटिका में किस मौजूदा अनुसंधान केंद्र के साथ नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो मैत्री के साथ। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में बनने वाले भारत के इस नए अत्याधुनिक केंद्र का नाम क्या है? तो मैत्री 2 इसका नाम है। नेक्स्ट है, मैत्री 2 केंद्र के पूरी तरह से बनकर तैयार होने का अनुमानित समय सीमा क्या है? कितने वर्ष का? तो ये 7 वर्ष में बनकर तैयार होने की अनुमानित समय सीमा है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के अन्य सक्रिय स्थायी आधुनिक केंद्र का नाम क्या है? तो भारती है इसका नाम। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा डीप ओशन मिशन DOM के तहत कुल कितने प्रमुख कार्य क्षेत्र शामिल हुए? तो कुल 6 कार्य क्षेत्र शामिल हुए। आगे है, डीप ओशन मिशन को किस वर्ष आधिकारिक रूप से आरंभ किया गया? वर्ष 2021 से। नेक्स्ट है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संसाधनों का सतत प्रबंधन इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ये पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार शीतकाल के दौरान भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन से थे? तो ये गाजियाबाद और नोएडा और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर थे। नेक्स्ट है, इस दौरान भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो ये चामराजनगर कर्नाटक रहा। आगे चलते हैं, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रम ब्रांड का खिताब किस ब्रांड ने जीता? तो ये कैमिकारा ब्रांड ने जीता। आगे है, कैमिकारा को किस शहर में आयोजित
प्रिट्स बिजनेस अवार्ड से यह किताब दिया गया? तो लंदन यूके में आयोजित। आगे है केमिकारा रम किससे बनाई जाती है? तो ये शुद्ध गन्ने के रस से बनाई जाती है। नेक्स्ट है लाल किला कार ब्लास्ट मामले के लिए गृह मंत्रालय ने विशेष लोक अभियोजन के रूप में किसे नियुक्त किया? तो माधव खुराना को नियुक्त किया। नेक्स्ट है भारत में पहली सहकार आधारित गतिशीलता पहल का क्या नाम है? तो ये भारत टैक्सी नाम है। नेक्स्ट है भारत टैक्सी सेवा किस संस्था द्वारा संचालित की जा रही है? यह सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक राज्य को क्या मुहैया कराता है? तो ये किराए का मालिकाना हक और प्रॉफिट शेयरिंग और बोर्ड में प्रतिनिधित्व मुहैया कराता है। आगे है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडलों ने विधायी डिजिटल समाधान के लिए कौन सा एप्लीकेशन लागू किया? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लक्ष्य क्या है? तो सभी विधानसभाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाना। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिकल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने 8वां स्थान हासिल किया। आगे है इस बार कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? इस बार कुल 29 देशों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है 40 मिलियन प्लस यात्री प्रतिवर्ष भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा कौन सा बना? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बना। नेक्स्ट है जल सकारात्मक का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल से ज़्यादा पानी बचाना या रिचार्ज। नेक्स्ट है विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यह देहरादून में हुआ। नेक्स्ट है सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आगे है इस सम्मेलन का आयोजक कौन है? इस सम्मेलन का आयोजक जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार है। नेक्स्ट है ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है पहले स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान का उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? यह बेंगलुरु में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है पहले स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान का नाम क्या है? तो ये हंसा 3NG है। नेक्स्ट है असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक का नाम क्या है? तो असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025। आगे है पहली शादी को कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है? तो अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है और मौजूदा विवाह छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है यह कानून असम के किस क्षेत्र पर लागू नहीं होता? यह 6ठी अनुसूची क्षेत्र पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट है भारत में बहुविवाह पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट है अब इस मामले में कौन सा राज्य असम इस मामले में कौन सा राज्य बना है? तो असम दूसरा राज्य बना है इस मामले में कानून बनाने पर। आगे चलते हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ किसने ली? तो ये जस्टिस सूर्यकांत ने ली। आगे है जस्टिस सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? ये 53वें न्यायाधीश बने। आगे है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता किस भारतीय प्रतिनिधि ने ग्रहण की? तो ये ज्ञानेश कुमार ने ग्रहण की जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे है काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया। आगे है इस वर्ष काशी तमिल संगमम की मुख्य थीम क्या थी? तो ये इस बार की मुख्य थीम थी चलो तमिल सीखे कार्यक्रम। आगे है नई चेतना 4.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की। आगे है अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना, लैंगिक समानता बढ़ाना। आगे है वर्ष 2024-25 में भारत के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो भारत की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 450 ग्राम प्रतिदिन है। आगे है विश्व की औसत
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो विश्व की औसत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 328 ग्राम प्रतिदिन है। नेक्स्ट है भारत दुनिया में दूध उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत दुनिया में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आगे है छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है मेले की थीम क्या थी? तो मेले की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे है फोकस राज्य कौन है? फोकस राज्य है झारखंड। आगे है इस वर्ष साझेदार राज्य कौन से हैं? तो इस वर्ष साझेदार राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आगे है यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? यह रिपोर्ट 2026 से 27 और 30 से 31 वर्ष के लिए है और 2030 से 31 के लिए है। आगे है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस कारण होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया? तो जंगली जानवरों के हमले और धान जलभराव के कारण भी होने वाले नुकसान को शामिल किया गया। आगे है सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए किन 4 श्रम संहिताओं को लागू किया? तो मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020। नेक्स्ट है पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह अब कितने कानून रह गए? तो केवल 4 कानून रह गए। आगे पिछले 10 वर्ष में भारत में टीबी के कुल कितने नए मामले में कमी आई है? तो 21% नए मामलों में कमी आई है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन की किस रिपोर्ट में यह बताया गया? तो वैश्विक तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2025 में यह बताया गया। आगे है भारत में 2015 में भारत के प्रति लाख आबादी पर टीबी में कितने मामले थे? तो प्रति लाख आबादी पर टीबी के 237 मामले थे। आगे है वर्ष 2024 में यह घटकर कितना हो गया? तो वर्ष 2024 में 187 हो गया प्रति लाख आबादी पर। और नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक कर दिया? तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोगों का भी थोड़ा अप्रिशिएट करना तो बनता है। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और